आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में काफी कुंडली के योगों के बारे में पढ़ा। आज से कुंडली में बनने वाले योग या जो आयु से संबंधित होते हैं, अल्पायु, दीर्घायु, मध्यायु, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि यह योग कैसे बनते हैं, अल्पायु, दीर्घायु एवं मध्यायु के एवं इसके परिहार क्या होते हैं। कभी कभी कुंडली में अल्पायु योग बनते हैं परंतु उसका परिहार हो गया होता है। व्यक्ति दीर्घायु जीवन को जीता भी है। आयु एक ऐसी चीज है जिस पर बड़े ही सूक्ष्मता से विचार करनी चाहिए। अगर कुंडली में अल्पायु योग भी बन रहा हो तो दशाओं का ध्यान में रखते हुए उससे बचाव एवं पूजा पाठ की सुझाव सलाह देते हुए उसको दीर्घायु की कामना करनी चाहिए और दीर्घायु ही बात बोलनी चाहिए कि हाँ, आपका जीवन दीर्घायु है, लेकिन हाँ, उम्र के इस समय में थोड़ा सा कष्ट होने की संभावनाएं बनती है। आप जब कष्ट आने की संभावनाएं बनती है उस समय में हल्का भी कुछ अगर हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अपने आप को उसको नजरअंदाज ना करें और हो सके तो अपने गुरुजनों से भी संपर्क करें और कुछ भगवान की पूजा भी करें, भगवान से भी दुआ आशीर्वाद लें और दवा भी समय से करें। दोनों ही काम आप करें, ऐसा कहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग यह समझ ले, जान ले कि हाँ, कुंडली में मारक ग्रह कौन होता है। फिर उसके बाद में मृत्यु कब हो सकती है, फिर उसके बाद में तब आयु कैसा हो सकता है, छोटा या बड़ा, अल्पायु, दीर्घायु, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो सब दूसरे भाव के स्वामी एवं सातवें भाव के स्वामी मारक होते हैं। यहाँ पर देखा जाए, यह मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वह यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी गई है, शुक्रदेव है। सातवें भाव में भी शुक्रदेव है। आप लोग अपने अपने कुंडली पर देखेंगे कि कैसे कौन से ग्रह हैं। तो द्वितीय एवं सप्तमेश से दोनों ही शुक्रदेव हैं, तो यहाँ पर एक शुक्रदेव हो रहा है जिसमें सप्तमेश से द्वितीय जो होता है वह अधिक मारकत्व का काम करता है। यदि दूसरे भाव के स्वामी एवं सातवें भाव के स्वामी अलग अलग ग्रह हो तो दूसरे भाव के स्वामी अधिक मार्केश करता है। अगर एक ही ग्रह हो तब तो अपूर्ण बलि हो जाता है। दूसरा सूत्र है कि यदि दूसरे भाव में या सातवें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हो, कोई पापक ग्रह बैठे हो जो योग कारक न हो, तो वह भी मारक हो जाते हैं। तो इस उदाहरण कुंडली में दूसरे या सातवें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, इसलिए हम यहाँ पर शून्य दे देते हैं। दूसरे या सातवें भाव के स्वामी से जो युक्त ग्रह होते हैं वह भी अशुभ फल देने वाले होते हैं और मारक होते हैं। दूसरे और सातवें भाव के स्वामी के साथ जो युक्त होते हैं और पापक ग्रह होते हैं, अगर मान लिया जाए कि यहीं पे शुक्रदेव हैं, दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी हो गए, यदि इनसे कोई ग्रह युक्त होता, यदि इनसे कोई ग्रह यदि शुक्रदेव द्वितीय से एवं सप्तमें से दोनों ही हैं और शुक्र देव से कोई पापग्रह युक्त होता तो वह भी मार्केश हो जाता। तो इस उदाहरण कुंडली में यह भी नहीं। यदि तीसरे भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी
यदि तीसरे और आठवें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध, हमारी बातों को स्पष्ट करें, यदि तीसरे एवं आठवें भाव के स्वामी का संबंध द्वितीय या सप्तमेश से हो जाता है तो वह भी मारक का काम करते हैं, वह भी मारक का काम विशेष रूप से करते हैं। हालांकि बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है कि छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी एवं राहु और केतु मार्केश होते हैं। तो मार्केश का मतलब ये होता है कि मृत्यु। तो मृत्यु का मतलब ये नहीं कि केवल जीवन की मृत्यु, ढेर सारे विषय वस्तुओं की मृत्यु होती है। हम कोई काम शुभारंभ कर रहे हैं, काम आगे बढ़ भी गया, लेकिन किसी कारणवश वह काम ड्रॉप हो गया, खत्म, समाप्त, प्रतिफल नहीं मिला, तो उस कार्यों पर मार्केस लग गया। यदि हम नहीं पढ़ना ही चाहते हैं, हम यदि पढ़ना ही चाहते हैं, किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई और फिर दोबारा हम नहीं पढ़ पाए, तो पढ़ाई पे मार्केस लग गया, पढ़ाई की मृत्यु हो गई हमारी। पढ़ाई का जितनी सीमा है, जहां तक हम जाना चाहते हैं हम नहीं जा पाए, रुक गया, और फिर उसके बाद में आगे नहीं बढ़े, तो पढ़ाई पर मार्केस लगा ना, कि व्यक्ति के जीवन पे, पढ़ाई पर, पढ़ाई पे। तो मार्केस का मतलब ये नहीं समझे कि बार बार मार्केस मतलब मृत्यु, जीवन की मृत्यु नहीं, फिर तो यह छोटी बुद्धि हो जाएगी हमसे। अब बहुत से व्यक्ति की बात होती है, शादी नहीं होता, लाख प्रयास करता है, शादी होती ही नहीं। मतलब क्या है? मन में इच्छा हो जाना शादी करना, यानी कि ठीक है, उम्र भी हुआ, मन में इच्छा हुआ, ठीक है, परंपरा, ठीक है, शादी ही नहीं। तो शादी वाले प्रश्न के लिए मार्केस लगा हुआ। हर विषय वस्तुओं पर मार्केस प्रभावी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कोई गलती नहीं किए हैं, हम गलती नहीं किए हुए, गलती किसी और ने किया, वह अपने बचने के लिए हम हमारे ऊपर में दोष लगा दिया है। और जब बातें आती है 10 व्यक्ति के बीच में कि हाँ भाई निर्णय हो जाए, तो हम वहां पर वह सामने वह व्यक्ति होता भी है, लेकिन हम अपने सफाई में कुछ कह नहीं पाते हैं, ऐसी स्थितियां भी होती है। वह भी एक मार्केस ही है। हमारे खास करीबी, हमारे खास स्वजन कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं कभी कभी, जिससे हम अपने आप को काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और हमारे जुबान से यह निकल जाता है कि इससे भी तो बेहतर होता कि हम अब इस दुनिया में होते ही नहीं, इससे बेहतर तो मैं मर जाता। कभी कभी ऐसे जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां आती है कि नहीं आती है? जी गुरुजी, यह भी आत्मग्लानि, मेरे, हाँ जी, आत्मग्लानि होती है उसे। हाँ, यह भी एक प्रकार का मार्केस ही है। अगर शनि देव मार्केस के साथ होते हैं, नहीं नहीं, अभी चलिए, तीसरे या आठवें भाव के स्वामी, आज जो कक्षा में चर्चा हो रही है वह आयु एवं मृत्यु से संबंधित मार्केस की चर्चा हो रही है। तो तीसरे एवं आठवें भाव के स्वामी का यदि दूसरे या सातवें भाव के स्वामी से परस्पर संबंध हो जाए तो वह मार्केस होता है। तो यहाँ पर जो है दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध क्या तीसरे भाव के स्वामी से है? तो तीसरे भाव के स्वामी बुधदेव हैं, बुधदेव से युत भी नहीं है, बुधदेव को यह देख भी नहीं रहे हैं, परस्पर संबंध भी नहीं। यह संबंध नवमांसों में भी देखा जाना चाहिए। यदि यहाँ पर शुक्रदेव है तो बुधदेव नवमांस में, बुधदेव यदि नवमांस में शुक्र की राशि में होते और शुक्रदेव नवमांस में बुध की राशि में यदि हो तो नवमांस का परस्पर संबंध लिया जाता है। नवमांस कुंडली में केवल राशि परिवर्तन का संबंध देखा जाएगा, न कि नवमांस कुंडली में दृष्टि या युति संबंध देखा जाएगा। नवमांस कुंडली में क्या देखा जाएगा? दृष्टि और युति संबंध नहीं देखा जाएगा।
केवल राशि परिवर्तन को ही नवमांश कुंडली में संबंध समझा जाएगा इस विषय वस्तु के लिए। हाँ, अगर दृष्टि युति संबंध देखना है तो कहाँ देखेंगे? त्रिशांश कुंडली में देखेंगे, क्योंकि अरिष्ट कुंडली वहां पे है। प्रश्न अरिष्ट से संबंधित हो गया तो अरिष्ट कुंडली में देख लेंगे। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। शनिदेव मारक के साथ हो, यानी कि शनि अगर मारक ग्रह यानी कि द्वितीय एवं सप्तमेश के साथ में युक्त हो या परस्पर संबंध बना ले, चाहे यह किसी भी भाव के स्वामी हो या काहे जो कारक ग्रह ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी से शनि का संबंध हो जाता है तो शनि भी मारक ग्रह बन जाते हैं। तो शनि का भी संबंध यहाँ पे नहीं है, यह इसलिए यहाँ पर अभी शनि मारक नहीं बना। अब इसके बाद में यदि 12वें भाव के स्वामी यदि 12वें भाव के स्वामी का संबंध दूसरे या 7वें भाव के स्वामी से हो जाता है तो वो भी मारक बन जाते हैं, क्योंकि 12वां भाव जीवन का अंतिम क्षण है। 12वां भाव जीवन का अंतिम क्षण। क्योंकि यहीं से मोक्ष मिलती है, तो मोक्ष तो मृत्यु के बाद मिलता है। मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है। तो यदि दूसरे या 7वें भाव के स्वामी अगर 12वें भाव के स्वामी को देखते हो तो भी 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो इस उदाहरण कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव का परस्पर संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है, या द्वादशेश शुक्र को नहीं देख, मतलब द्वादशेश इस द्वितीय या सप्तमेश को नहीं देख रहा है, द्वितीय या सप्तमेश द्वादशेश को नहीं देख रहा है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गया? जी गुरु जी। यदि कोई शुभाग्रह, बढ़िया से नोट करेंगे, यदि कोई शुभाग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो, यदि कोई शुभाग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो और वह दूसरे या 7वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए, यदि कोई शुभाग्रह केंद्र भाव का स्वामी होकर, यदि कोई शुभाग्रह केंद्र भाव का स्वामी होकर दूसरे 7वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो वह मारक बन जाता है। लेकिन वह सप्तमेश ना हो, वह सप्तमेश ना हो। ये नहीं कि सप्तमेश होकर 12वें भाव में बैठेगा तो मृत्यु नहीं देगा, दे सकता है। सप्तमेश होकर दूसरे भाव में बैठेगा तो मृत्यु नहीं देगा, दे सकता है। लेकिन सप्तमेश होकर अगर 7वें भाव में ही हो फिर वह मारक नहीं कहलाएगा, क्योंकि भावेश अपने भाव का मालिक होता है और भावेश, कोई भी भावेश अपने भाव के लिए बुरा फल नहीं देगा। नहीं देता। पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 12वां भाव से ज्यादा खराब तीसरा भाव, से ज्यादा खराब 7वां भाव,
नहीं, 12वां तीसरा 7वां नहीं, तब 8वां। 12वां भाव से ज्यादा खराब तीसरा, तीसरा से ज्यादा 8वां, 8वां से ज्यादा 7वां, 7वां से ज्यादा दूसरा। ये 5 भाव मारक कहे गए हैं विशेष रूप से। छठा भी है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है, इसे भी पता चलता है। यानी कि उत्तरोत्तर एक बली मारक हो जाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा मार्केस का काम दूसरे भाव के स्वामी, उससे कम 7वें भाव के स्वामी, उससे कम 8वें भाव के स्वामी, उससे कम तीसरे भाव के स्वामी, उससे कम 12वें भाव के स्वामी। छठे एवं 11वें भाव के स्वामी भी कभी कभी हानि देते हैं, क्योंकि इन भावों के स्वामी भी अशुभ फल प्रदाता देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, इस सबको पहचाने। क्या इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह उस प्रकार के बन रहे हैं? तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी हो गए मार्केस, हुए या नहीं हुए? देवगुरु बृहस्पति हो गए, 12वें भाव के स्वामी तीसरे, 8वें यानी कि बुध मंगल, 11वें शनिदेव भी हो गए, छठे भाव के स्वामी बुधदेव है। चलिए बुधदेव को 2 बार लिख, ये सभी हुए कि नहीं हुए? अब इसमें कष्ट सबसे अधिक किस ग्रहों की दशाओं में होती है? सामान्यतः तो जो सबसे अधिक पीड़ित होगा, सबसे अधिक कमजोर होगा। अब यहाँ पर बुध गुरु 5 ग्रह बने ना, कौन कहा, 2 2 4 1 5 ग्रह बन गए। तो इन 5 ग्रहों में सबसे अधिक कमजोर कौन से ग्रह बने इस कुंडली के अनुसार? गुरुदेव गुरु जी। गुरु बने गुरु जी। गुरुदेव तो 9वें भाव के भी स्वामी, शुक्रदेव मार्केस होकर के बैठे हुए हैं लग्न में ही। क्या पीड़ित हो रहे हैं ये? शनि से पाप कर, नीच के पाप कर तरी में। बुध देव राहु से भी युक्त है, बुध मंगल से भी युक्त है, मंगल अष्टमेश भी है। जब व्यक्ति की अंतिम समय आती है तो वह लग्न भाव का काम करना ही छोड़ देता है, वह लग्न भाव की काम करना छोड़ देता है और 8वें भाव पर ही अपना ध्यान फोकस कर लेता है। मृत्यु से डर लगने लगती है, अपना जो आत्मबल होता है सब छोड़ देता है। तो उस समय अष्टमेश हावी हो जाता है। तो अष्टमेश से युक्त है, राहु से भी युक्त है, बुध तृतीय से एवं खष्टेश भी है। और ये सभी द्वादश शेष से दृष्ट हैं। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में जब कष्ट अत्यधिक होता है तो व्यक्ति अंतर मन से उतना ईश्वर का ध्यान नहीं करता। व्यक्ति को चिंता होने लगती है अपने बच्चों की, कि बच्चा सब अब क्या करेगा, ये हुआ तो वो हुआ, उसको फलाना ये है तो वो है। ईश्वर भक्ति तो लोग भूल ही जाता है सामान्यतः। तो वह तो 9वें भाव का काम भी छोड़ दिया।
माया मोह के बंधन में व्यक्ति चला जाता है, यानी कि 12वें भाव को अपना एक्टिव कर लेता है। तो ये तो फिर देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव का फल देने लगेंगे। तो यह द्वादशेश से या तृतीयेश खष्टेश भी दृष्ट हो गया। तो अब आप लोग बतलाएं कि इसमें बुध ज्यादा खराब हो गया कि देवगुरु बृहस्पति ज्यादा खराब हो गया। कुछ बातें ऐसी होती है व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से हम सबों को सोचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष अनुसंधान है। ज्योतिष अनुसंधान है। तो हम लोग कष्टकारक समय कैसे देखें, क्या होगा। एक और सूत्र है, हम लोग किसी भाव के फल के लिए, किसी भी भाव के फल के लिए समस्याएं कब आएंगी। अब लग्न तो व्यक्ति जीवन की आशा करता है, व्यक्ति जीवन की आशा करता है। तो लग्न से हम लोग जीवन के बारे में देखते हैं, लग्न से हम सभी जीवन के बारे में देखते हैं, जीवन के बारे में देखते हैं, अन्य भावों से अन्य विषय वस्तुओं के बारे में देखते हैं। तो सामान्यतः प्रत्येक मृत्यु किसकी होती है, मन की या लग्न की। लग्न की। खास करके देखिए पुस्तकों में यहीं पे यह गूढ़ रहस्य है जो हम सबों को समझना होगा। यदि नहीं समझते हैं तो हम लोगों की छोटी बुद्धि कही जा सकती है। हम लोग तरह तरह के पुस्तक पढ़ते हैं, फल दीपिका पुस्तक पढ़ते हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं, और भी पुस्तक पढ़ेंगे। आज हम निकालेंगे अपना पुराना वाला उत्तर कालामृत पुस्तक, मेरे पास में है, वो पुराने जमाने के मुद्रित ही तो है, वो देखेंगे पढ़ेंगे, उससे भी संबंधित खुलासा करेंगे। तो हम सबों ने यह पढ़ा है पुस्तकों में कि सूर्य एवं चंद्रमा दोनों लग्न के प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है एवं चंद्रमा शरीर का, चंद्रमा शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या ऐसा हम सबों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कहीं। पुस्तकों में वर्णित है। हम लोग जो पुस्तक पढ़ते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं, उस पर गौर करना चाहिए आप सबों को भी। आप सब गौर कम करते हैं। तो मारक ग्रह जो बनते हैं वह कैसे बनते हैं, हालांकि इस पर बहुत बार कक्षा भी हुई है और आज भी हम सरसरी तौर पर हम लोग समझ लेते हैं। और यह अल्पायु, दीर्घायु, मध्यायु इत्यादि हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हुआ कि हम लोगों के लिए मारक ग्रह कौन कौन हो सकते हैं, उसको हम लोगों ने पहचानने का प्रयास किया। खास करके जो हमें मारक भाव निभाने वाले हैं वह कौन कौन से हैं, तो दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, 11वां एवं 12, इन सभी भावों को हम लोगों ने पहचान लिया अभी तक। अब लग्न से इन भावों के स्वामी लिखेंगे, तो यह तो चूंकि लग्न मेष का ही है, तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखा जाए, शुक्रदेव हो गए, बुधदेव हो गए, बुधदेव हो गए, शुक्रदेव हो गए, मंगल देव हो गए, शनि देव हो गए एवं गुरुदेव हो गए। अब कितने ग्रह बने, 1 2 3 4 5 6 ग्रह बन गए। ग्रह तो 7 ही होते हैं, नहीं ना, 1 2 3 4 5 ग्रह 6, बने।
हाँ, शुक्र 2 बार हो गया, बुध 2 बार हुआ ना, 5 ग्रह जी। बन गए। सिर्फ सूर्य एवं चंद्रमा को छोड़कर सभी बराबर। सभी ग्रह बन गए। 6 बराबर 5। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि इन सभी स्वामियों को नोट करें, जो ग्रह 2 बार आ जाता है वह ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। अब शुक्र की महादशा हो और बुध की अंतरदशा हो, या बुध की महादशा हो शुक्र की अंतरदशा हो, तो स्वास्थानी दे सकता है, स्वास्थानी दे सकता है। दे सकता है। तो यह लग्न से हुआ, क्या हुआ, लग्न से हुआ। हम सबों को चंद्रमा से भी देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य की राशि है, चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य की राशि 5, चंद्रमा से तीसरे भाव में 6 नंबर की राशि है 6, चंद्रमा से चौथे 5वें, चंद्रमा से छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है 9, 7वें भाव में शनिदेव की राशि है, 8वें भाव में भी शनि की राशि है। यह हुआ 9वां, 10वां, यह हो गया 11वां, नहीं 7 8 9 10 11 12, ठीक है 7 8 हो गया। 9वें भाव में देव की राशि है, 10वां हो गया, 11वां एवं 12वां, तो शुक्र बुध फिर आ गए। यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति, बुध, यहाँ पर सूर्य। अब इसमें देखें कि यहाँ भी शनि 2 बार आया, यहाँ बुध 2 बार आ गया। तो अब यहाँ 2 बार शनि है, यहाँ 1 बार शनि है। शनि की संख्या कितनी हो गई, पहले शुक्र की संख्या गिन लेते हैं। शुक्र की संख्या कितनी हुई, यहाँ पर 2 और इसमें 1, तो शुक्रदेव 3 हो गए। बुधदेव को देखिए, बुधदेव 2 और 2 यहाँ भी आ गए, तो बुधदेव हो गए 4। शुक्रदेव, हाँ ये तो हो गया। मंगल इसमें नहीं है, मंगल 1 ही बार हुए। शनि कितने बार हो गया, तो 2 बार, 1 बार, या 3 बार हुआ। देवगुरु बृहस्पति 2 बार हुए, हुए कि नहीं यहाँ हुए? भी जी हाँ जी। जी जी ठीक है गुरु जी, 2 बार जी। अब सबसे अधिक मारक का काम कौन करेगा, भावेशों के आधार पे, तो सबसे अधिक करेगा बुध, उससे कम कौन करेगा, शनि शुक्र। नहीं नहीं, हाँ शुक्र क्योंकि भावेश है और शनि अकेले काफी हो जाता है, तो शुक्र एवं शनि दोनों एक जैसे हो गए। उससे भी कम गुरु और सबसे कम शनि। क्योंकि गुरु जी एक चंद्रमा बार शनि होता है। हाँ जी। एक बार ये सूत्र और बता दीजिए कुछ। कृपया वीडियो इसका देखिएगा, कृपया जी वीडियो इसका देख लीजिएगा। तो हम लोग कल की कक्षा में ये जैमिनी सूत्र के माध्यम से हम लोग अल्पायु दीर्घायु मध्यायु सीखने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। यदि कक्षा अच्छी लगती है तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और मित्रों को भी देखें, भेजें, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके।